हेलो एवरीवन, वेलकम टू रीड मंत्रा। अभी तक हम 11th क्लास के 3 चैप्टर्स कवर अप कर चुके हैं और आज हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज केमिकल बॉन्डिंग। जैसे आपने केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर आपने सेकंड चैप्टर पढ़ा था, दैट वाज स्ट्रक्चर ऑफ एटम। उसमें आपने एटम के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था कि एटम के अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स कैसे अरेंज होते हैं, वो हमने पढ़ा था। बट केमिकल बॉन्डिंग और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर आपको पता है, एट प्रेजेंट 118 एलिमेंट्स आर नोन टू अस। 118 एलिमेंट्स हैं और वो एलिमेंट्स के जो एटम्स हैं वो आपस में कंबाइन होते हैं और आपके क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, कंपाउंड्स बनाते हैं। यू आर सीइंग सो मेनी मॉलिक्यूल्स एंड कंपाउंड्स अराउंड अस, ठीक है। तो व्हाई डू एटम्स कंबाइन? एटम्स कंबाइन क्यों हो रहे हैं? क्यों आपके कुछ सिलेक्टेड एटम्स कंबाइन होते हैं? उन एटम्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो किस नेचर का है? क्यों? व्हाट इज द फैक्टर दैट डिटरमिन द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ द एटम एंड व्हाट इज द शेप ऑफ पर्टिकुलर मॉलिक्यूल दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर। केमिकल बॉन्डिंग मतलब जो एटम्स हैं किसी भी कंपाउंड में, मॉलिक्यूल में, व्हाई दे आर कंबाइनिंग, उनको कंबाइन करने की जरूरत ही क्यों पड़ी, ठीक है। उनके बीच में किस टाइप का फोर्स एग्जिस्ट कर रहा है, हम उस फोर्स को कैसे बोलेंगे, क्यों सर्टेन एटम्स कंबाइन होते हैं, क्यों सारे एटम्स कंबाइन नहीं हो जाते, व्हाट इज द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल या फिर कंपाउंड, तो वो हमें इस पर्टिकुलर चैप्टर में पढ़ना है। तो सबसे पहला टर्म हमारा ये आता है केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग, बॉन्ड बन रहा है एटम्स के बीच में, दो या दो से ज्यादा एटम्स के बीच में एक बॉन्ड बन रहा है। व्हाट इज दैट बॉन्ड? तो बॉन्ड क्या है? सिर्फ दोनों को पकड़ के रखना है। जैसे आपने कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ा है, आयनिक बॉन्ड पढ़ा है ना। आयनिक बॉन्ड के केस में आपका जैसे NaCl है, NaCl सोडियम, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, तो इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो जिसने इन दोनों को पकड़ के रखा है। या फिर अगर आपका शेयरिंग से कोई बॉन्ड बन, जैसे कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है आपका किसके केस में, CH4 के केस में, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में एक बॉन्ड है जिसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बीच में लाई करती है, ठीक है। तो ये कैसा बॉन्ड है? मतलब इसमें दोनों ने एक दूसरे को पकड़ के रखा हुआ है। तो हम केमिकल बॉन्ड को कैसे डिफाइन करेंगे? दैट केमिकल बॉन्ड इज द अट्रैक्टिव फोर्स व्हिच होल्ड द एटम्स टुगेदर। Attractive force which hold the constituent particles. Constituent particles can be atoms, can be molecules, can be ions. जो एक साथ पकड़ के रखती है उसी को हम क्या कहते हैं? केमिकल बॉन्ड। And the bond that we will study, the ionic bond, the coordinate bond, the covalent bond, we are going to study in this chapter, ठीक है। तो केमिकल बॉन्ड क्या होता है? What is chemical bond? The attractive force which hold the constituent particles. Constituent particles can be atoms, molecules or ions that hold the atoms together. उसी को हम क्या कहते हैं? उसी अट्रैक्टिव फोर्स को, सिर्फ एक फोर्स ही तो है जो पकड़ के रखा हुआ है, उसी को हम कहते हैं केमिकल बॉन्ड। और मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर कैसा है, दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर, ठीक है। तो सबसे पहला भी मैंने आपको बताया कि व्हाई डू एटम्स कंबाइन। एटम्स कंबाइन क्यों करते हैं? व्हाई देयर इज अ नीड टू कंबाइन, क्यों कंबाइन करना है? व्हाई दे आर नॉट स्टेइंग इंडिपेंडेंटली। तो सबसे पहला क्वेश्चन यही दिमाग में रखते हुए सेवरल साइंटिस्ट वर वर्किंग ऑन दैट, व्हाई डू एटम्स कंबाइन। तो सबसे पहले जो आपके साइंटिस्ट है कॉसल और ल्यूइस, इन दोनों ने टुगेदर अपनी एक सक्सेसफुल अप्रोच दी टुवर्ड्स द स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स। व्हाई डू एटम्स कंबाइन, एटम्स कंबाइन क्यों करते हैं, ठीक है। तो एटम्स कंबाइन क्यों करते हैं? सबसे पहली बात तो अगर आपके पास कोई भी क्या है, एटम है, कोई भी एटम है, जैसे आपका है लिथियम। लिथियम का एटॉमिक नंबर आप लोगों को पता है 3 होता है। इन्होंने कहा कि वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितना है? इसका 1 है। वी आर जस्ट टेकिंग द एग्जाम्पल, ठीक है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो कोई भी एटम जो होता है वो अपनी एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन अचीव करना चाहता है, ठीक है। जैसे नोबल गैसेस होती है, नोबल गैसेस के जो एलिमेंट्स होते हैं वो तो एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। वो कभी He2 देखा है आपने? Ne2 नहीं देखा, क्योंकि वो किसी से लेना देना करते ही नहीं है, बिकॉज दे हैव देयर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, उनकी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होती है, ओके। तो अब क्योंकि कुछ एटम्स की जो है वो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन नहीं है एंड दे ट्राई टू अचीव दैट स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, उसको इसीलिए एटम्स क्या करते हैं? लेना देना शुरू करते हैं। बिकॉज लिथियम के पास फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है ना, लूज कर देता है और दूसरा कोई और गेन कर लेता है। लिथियम आपका क्लोराइड, क्लोरीन ले लीजिए, Cl। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है, द कॉन्फ़िगरेशन इज 287। इसको एक इलेक्ट्रॉन अगर मिल जाए तो इसका जो कॉन्फ़िगरेशन होगा इट विल अटेन द नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, और वी विल से दैट इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा,
है ना, तो इसलिए एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है। तो एटम्स कंबाइन इसलिए हो रहे हैं सो दैट दे विल अटेन द स्टेबल नोबल गैस कॉन्फिगरेशन। ओके, सो द टेंडेंसी ऑफ एटम्स, व्हाई डू एटम्स कंबाइन, क्यों एटम्स कंबाइन हो रहे हैं? द टेंडेंसी ऑफ एटम्स ऑफ वेरियस एलिमेंट्स टू अटेन स्टेबल कॉन्फिगरेशन ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन, उनकी वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन को अटेन करने के लिए एटम्स क्या कर रहे हैं? कंबाइन कर रहे हैं। ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल इज द कॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, और यही क्या है? कॉज है केमिकल कॉम्बिनेशन का। और यही प्रिंसिपल अटेन करना मैक्सिमम ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल, उसी को हम क्या कहते हैं? ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल, OCTED, ऑक्टेट रूल, कि हर एक एलिमेंट का जो एटम है वो चाहता है कि उनकी वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाए, उसी प्रिंसिपल को हम कहते हैं ऑक्टेट रूल। वो ऑक्टेट रूल को फॉलो करना चाहते हैं, ठीक है। तो एटम्स कंबाइन किस लिए कर रहे हैं? बिकॉज दे वांट टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट इन द वैलेंस शेल। ओके, दिस इज द कॉज ऑफ द केमिकल कॉम्बिनेशन। नाउ लुईस सेड दैट, अब क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की बात हो रही है तो लुईस ने रिप्रेजेंटेशन दिया एलिमेंट्स का। जैसे लिथियम है, लिथियम का एटॉमिक नंबर अभी आपने देखा 3 होता है, 3, 2, 1, उसकी वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो उसने कहा कि हम लुईस सिंबल्स में इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में नहीं कहते हैं, इसमें हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है उन्हें क्रॉस से या फिर डॉट से दिखा देंगे, ठीक है। जो आपका एलिमेंट का सिंबल है दैट विल रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड द इनर इलेक्ट्रॉन्स। जो इनर इलेक्ट्रॉन्स है वो तो पार्ट नहीं कर रहे हैं बॉन्डिंग में, बाहर वाले, क्योंकि वो तो शील्डेड होते हैं, बाहर वाले वैलेंस शेल वाले इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं बॉन्डिंग में। और आपका हम क्या दिखाएंगे? जो भी एलिमेंट है उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को क्रॉस से दिखा देंगे, ठीक है। जैसे लिथियम के बाद आपका क्या आता है? बेरिलियम। बेरिलियम के पास 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो चाहे तो आप 2 डॉट लगा दीजिए या चाहे आप 2 क्रॉस लगा दीजिए। कार्बन है, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6, उसके पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो उसका लुईस सिंबल क्या है? ये 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आपने दिखा दिए, ठीक है। नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का लुईस सिंबल अगर मैं बनाऊं नाइट्रोजन और उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में दिखा दूं, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं इसके पास? 5, 1, 2, 3, 4 एंड 5। क्रॉस से दिखा दीजिए या फिर डॉट से दिखा दीजिए। तो ये है आपके क्या? लुईस सिंबल्स। अब लुईस ने क्या कहा? लुईस ने स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करी, स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करी कि जैसे एलिमेंट्स कंबाइन, एटम्स कंबाइन होते हैं तो उनका क्या स्ट्रक्चर होता है। उसने स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंटेशन देने की कोशिश करी और उन्होंने बताया कि एटम्स जो हैं वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं या तो इलेक्ट्रॉन्स को कंप्लीटली लूज करके या फिर गेन करके या फिर शेयरिंग करके। जब कंप्लीटली लूज या गेन कर लेते हैं तो आपका आयनिक बॉन्ड बनता है, और जब आपकी शेयरिंग होती है तो आपका कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। ये लुईस ने बताया था। फॉर एग्जाम्पल सोडियम क्लोराइड का केस लेते हैं, NaCl। एग्जाम्पल है आपका क्या? NaCl, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड में क्या होता है? सोडियम के पास वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 1 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, 281, तो आपके पास सोडियम के पास 1 इलेक्ट्रॉन है। क्लोरीन है, क्लोरीन के पास वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये क्या कर देता है? इसे कंप्लीटली लूज कर देता है, और क्योंकि ये लूज करता है तो उसके पास कौन सा चार्ज आता है? Na पॉजिटिव, क्योंकि इसने अपना 1 इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली लूज कर दिया और क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, तो उस पे कौन सा चार्ज आता है? Cl नेगेटिव। अब नाउ Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। इन दोनों के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, और उसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को अभी हमने डिफाइन किया था केमिकल बॉन्डिंग, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट मॉलिक्यूल्स, पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। तो आप देख रहे हो पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा विच विल होल्ड दीज 2 एटम्स टुगेदर, और उसी फोर्स को हम बोलेंगे आयनिक बॉन्ड या फिर इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। ओके, क्लियर हो गया? तो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव के बीच में जो भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उसको हम क्या बोलेंगे? आयनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। क्लियर हो गया? समझ में? जैसे दूसरा एग्जांपल अगर मैं ले लूं तो किसका? कैल्शियम फ्लोराइड विच इज CaF2। कैल्शियम फ्लोराइड कैसे बनता है? कैल्शियम के पास वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 2, एक इधर और एक इधर, ठीक है। और फ्लोरीन है, 2 फ्लोरीन है, एक फ्लोरीन यहाँ पर है, एक फ्लोरीन यहाँ पर है। फ्लोरीन की वैलेंस शेल में भी 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसे 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो फ्लोरीन के पास वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7, ठीक है। सिमिलरली दिस फ्लोरीन 1, 2, 3, 4,
5, 6 एंड 7। अब आप लोगों को पता है कैल्शियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और आपके 2 फ्लोरीन है, दोनों फ्लोरीन को एक एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो व्हाट विल हैपन, ये वाला क्लोरीन अपना एक इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन को लूज कर देगा और ये वाला इसे लूज कर देगा। कैल्शियम ने 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करे हैं तो कैल्शियम पे कौन सा चार्ज आएगा, 2 पॉजिटिव, और क्योंकि 2 फ्लोरीन है 2F नेगेटिव, तो आपका फॉर्मूला क्या बनेगा, कैल्शियम फ्लोराइड। और आपको क्योंकि 2 पॉजिटिव है और आपका F नेगेटिव है तो इनके बीच में, पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विल होल्ड दीज एटम्स टुगेदर, इन एटम्स को साथ में रखेगी, और उसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम क्या कहते हैं, आयनिक बॉन्ड या फिर इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। और ऐसे कंपाउंड्स को क्या कहते हैं, आयनिक कंपाउंड्स। क्लियर हो गया। सो दिस वाज द केस व्हेन देयर वाज कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर। एक ने कंप्लीटली लूज कर दिया, दूसरे ने कंप्लीटली गेन कर लिया। एक पे पॉजिटिव चार्ज आया, दूसरे पे नेगेटिव चार्ज आया। उन दोनों एटम्स के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी, जैसे हमने क्या कह दिया, आयनिक बॉन्ड। अब देयर इज अ केस ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड आल्सो। कोवेलेंट बॉन्ड के केस में क्या होता है, लेट्स टेक द केस ऑफ क्लोरीन। क्लोरीन का अगर मैं केस लूं, कोवेलेंट बॉन्ड, क्लोरीन का अगर मैंने केस लिया, क्लोरीन, ठीक है, क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 7, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7। अब आप देख रहे हो इन दोनों को एक एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये क्या कर लेता है, म्यूचुअल, ये इससे ले लेता है इलेक्ट्रॉन और ये वाला एक इससे ले लेता है इलेक्ट्रॉन, और जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो बीच में रहती है। मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है शेयरिंग के बाद, दिस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विल रिमेन इन बिटवीन द 2 न्यूक्लियाइज, दोनों न्यूक्लियाइज के बीच में रहेगी, ठीक है। और ये क्या हो रहा है, कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की म्यूचुअल शेयरिंग से, ना कि कंप्लीट ट्रांसफर से, ठीक है। तो कोवेलेंट बॉन्ड इज फाउंड बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो दोनों के न्यूक्लियाइज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को पकड़ के रख रहे हैं, ये दोनों के एटम्स एक दूसरे को पकड़ के रख रहे हैं, चाहे तो बॉन्ड जो इलेक्ट्रॉन्स शेयर हो रहे हैं वो सेम टाइप के एटम्स के बीच में शेयर हो रहे हो या फिर आपके डिफरेंट एटम्स के बीच में शेयर हो रहे हो। दिस इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन व्हिच इज होल्डिंग द 2 or 3 or 4 एटम्स टुगेदर। क्लियर हुआ। अब ये तो था हमारा केस किसमें, जब आपका सेम एटम्स है, जैसे हाइड्रोजन H2 है, उसमें भी सेम एटम्स है और सिंगल बॉन्ड से बन रहा है। लेकिन अगर आपका जैसे N2 है, N2 में ट्रिपल बॉन्ड बन जाता है। N2 का आप लोगों को पता है, नाइट्रोजन के पास वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो इन दोनों के बीच में 3 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है और आपका ट्रिपल बॉन्ड बन जाता है, N ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक है। लेट्स टेक द केस ऑफ वाटर का केस लेते हैं हम, H2O। H2O में आप लोगों को पता है ऑक्सीजन है और आपका क्या है, हाइड्रोजन है। ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन, 1। इन दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड बनता है और ये क्या रहते हैं, आपके लोन पेयर रहते हैं, ठीक है। तो ये है कुछ स्ट्रक्चर्स जो हम किससे बना रहे हैं, जब आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स रख रहे हो किसी भी एटम के, और वो लेना देना क्यों कर रहे हैं, बिकॉज जस्ट टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट। बस एलिमेंट एटम को रखना है और उनका ऑक्टेट कंप्लीट करना है। हर एक एटम चाहता है कि मेरा ऑक्टेट क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए, इसलिए वो लेना देना चल रहा है, ठीक है। नाउ कोवेलेंट बॉन्ड और आपका आयनिक बॉन्ड यानी कि इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, ये दोनों आपको समझ में आ गया कि शेयरिंग से होता है, कंप्लीट लॉस और ट्रांसफर से होता है। नाउ हाउ विल यू ड्रॉ द लुईस स्ट्रक्चर्स, आप लुईस स्ट्रक्चर्स को कैसे ड्रॉ करोगे, देयर आर सर्टेन रूल फॉर ड्रॉइंग द लुईस स्ट्रक्चर्स। आप ये नोट कीजिए, फिर मैं आगे आपको लुईस स्ट्रक्चर्स कैसे ड्रॉ करते हैं वो बताती हूँ। Now how to draw the Lewis structures, आप Lewis structures कैसे ड्रॉ करोगे, ठीक है। तो there are certain rules that are written in your NCERT book also, I am repeating। मैं बनाने से पहले मैं आपको बता देती हूँ क्या क्या रूल्स हैं। सबसे पहला, जब भी आपको किसी भी पर्टिकुलर मॉलिक्यूल का Lewis स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, सबसे पहले what you have to do is count the total number of valence electrons। आपको सबसे पहले क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स काउंट करने हैं, ठीक है। सेकेंड स्टेप, आपका अगर एनायन है, जो भी आपका मॉलिक्यूल है वो एनायन है, मतलब एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, तो टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन में आप एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दोगे। अगर आपका कैटायन है तो मतलब एक इलेक्ट्रॉन लूज किया हुआ है, तो टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन में से आप एक इलेक्ट्रॉन माइनस कर दोगे, ठीक है। देन व्हाट यू विल डू इज, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, कम होगी,
जैसे फॉर एग्जांपल NF3 है, NF3 में से फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, नाइट्रोजन की कम है, तो उसको आप सेंट्रल पोजीशन पे रखोगे और जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है उनको आप साइड एटम्स की तरह रखोगे, ठीक है। देन व्हाट यू विल डू, यू विल कंप्लीट द ऑक्टेट बाय डोनेटिंग द इलेक्ट्रॉन्स, ओके। सो लेट्स सी हाउ व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ ओजोन। ओजोन का स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है। ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन। सबसे पहले मेरे को क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स काउंट करने हैं। ऑक्सीजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 6 होते हैं, और 3 ऑक्सीजन है तो आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। अब इस पे कोई चार्ज नहीं है, ना ही एक एटायन है, ना ही एनायन है, ठीक है। तो और इसकी तीसरा रूल मेरा क्या कहता है कि जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है उसको आप सेंट्रल पोजीशन पे रखते हो, बट इसमें तो ऑक्सीजन है और तीनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो सेंट्रल की कोई बात ही नहीं है। सो व्हाट आई विल डू, मैंने एलिमेंट्स को रख दिया, ठीक है, आपके एटम्स को रख दिया और इसमें क्या करेंगे, शेयरिंग करेंगे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स रख के। अब ऑक्सीजन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब आप क्या करोगे, ऑक्टेट कंप्लीट करोगे। ऑक्टेट कैसे कंप्लीट करोगे, इधर से कंप्लीट करना शुरू करते हैं, इस वाले ऑक्सीजन से, इस वाले ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में। इस वाले ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 है, इसे 2 की शेयरिंग और हो जाए तो इसको क्या, इसका काम हो जाएगा, 8 हो जाएंगे इसके पास। तो हमने इससे इसका ऑक्टेट कंप्लीट कर दिया, 1 2 1, यहां बना देती हूँ मैं इसे नीचे, 6 इलेक्ट्रॉन्स है इसके पास, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए इस ऑक्सीजन के पास, ठीक है। इस वाले ऑक्सीजन का काम हो गया कंप्लीट। नाउ व्हाट विल हैपन ऑन दिस पर्टिकुलर ऑक्सीजन, इस वाले ऑक्सीजन की बात करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, है ना। इन दोनों का काम तो हो गया लेकिन इसका काम तो चला ही नहीं, तो ये क्या करेगा, ये अपना लोन पेयर इसे शेयर कर देगा, ये अपना लोन पेयर इसे शेयर कर देगा। क्लियर हो गई ये बात। तो अब आप देख रहे हो इसके 8 हो गए, इसकी लोन पेयर इसे शेयर किया, इसका मतलब ये नहीं कि इलेक्ट्रॉन यहां से चला गया, ठीक है। इसके पास कितने रहे, 1 2 3 4 5 6 7 8, और इसके पास कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। और इसका स्ट्रक्चर आप कैसे ड्रॉ कर सकते हो, और इसका स्ट्रक्चर आप ड्रॉ कर सकते हो, ये ऑक्सीजन है, ये आपका ऑक्सीजन है, ये आपका ऑक्सीजन है, ठीक है। अब इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स लगा देती हूँ मैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ओके। नाउ व्हाट विल डू द शेयरिंग, शेयरिंग कराएंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। इस वाले की बात करते हैं, तो इसने इसके साथ बॉन्ड बना लिया। अब इसने इसके साथ बॉन्ड बना लिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसके पास तो 9 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, तो इस पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। और क्योंकि इसके पास कितने, एक कम रह रहा था, 1 2 3 4 5 6 7, और इसके पास नेगेटिव चार्ज रहेगा। क्लियर हो गई आपकी बात। अब ये अगर आपको चार्जेस नहीं भी निकालने तो हम इसे फॉर्मल चार्ज से निकालेंगे। आप ये मत, आपके पास ये जो चार्जेस हैं ये हमने कैसे निकाले, फॉर्मल चार्ज से भी हम कैलकुलेट करेंगे कि इंडिविजुअल एटम पे फॉर्मल चार्ज क्या होता है, ठीक है। ये स्ट्रक्चर आपको समझ में आया। अब NF3 का स्ट्रक्चर देखते हैं। NH3 के स्ट्रक्चर में सबसे पहले आपको क्या करना है, काउंट द टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, नाइट्रोजन के पास कितने होते हैं, 5, ठीक है। फ्लोरीन के पास कितने होते हैं, आपके 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो आपके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स तो इसमें है, 7 3 जा 21, 21 एंड 5 26 आपके पास क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है। अब इस पे कोई चार्ज नहीं है, नो नेगेटिव नो पॉजिटिव चार्ज, तो व्हाट यू विल, फिर थर्ड आपका रूल क्या कहता है कि जिसकी कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है उसको सेंट्रल पे रखते हैं। तो नाइट्रोजन रखा मैंने, फिर आपका फ्लोरीन है, यहाँ पे आपका फ्लोरीन है, और यहाँ पे आपका फ्लोरीन है। मैंने क्या रख दिए, एलिमेंट्स रख दिए, जिसकी कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थी उसको बीच में रखा। नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1 2 3 4 5, 5 इलेक्ट्रॉन्स रख दिए मैंने। फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं। फ्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब नाउ व्हाट यू विल डू, अब हम क्या करेंगे, इनका ऑक्टेट कंप्लीट करेंगे, ठीक है। ऑक्टेट कंप्लीट करेंगे तो क्या होगा, फ्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए,
इसके साथ इसने बॉन्ड बनाया, इसके साथ इसने बॉन्ड बनाया, इसके साथ इसने बॉन्ड बनाया। हर एक फ्लोरीन का काम कंप्लीट हो गया। फ्लोरीन को एक एक इलेक्ट्रॉन चाहिए था, हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए हर एक फ्लोरीन के पास। नाइट्रोजन के देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 नाइट्रोजन का काम भी क्या है, कंप्लीट है। तो ये क्या रहा, एज अ लोन पेयर रहा और ये सारे बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो गए। क्लियर। फिर हम नेक्स्ट स्ट्रक्चर, लुईस स्ट्रक्चर आपको ड्रॉ करना है कार्बोनेट का, विच इज CO3-2 कार्बन। आपको सबसे पहले क्या करना है, काउंट द टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। कार्बन के पास कितने होते हैं 4, ऑक्सीजन के पास कितने होते हैं 6, 6 3 18, 18 और 4 आपका 22, 22 और 2 इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं, तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 24। देन व्हाट यू विल डू, अब आपको कार्बन की कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है उसको बीच में रखेंगे, यहाँ ऑक्सीजन, यहाँ ऑक्सीजन, यहाँ ऑक्सीजन, ठीक है। नाउ व्हाट यू विल डू, कीप द इलेक्ट्रॉन्स 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। इस कार्बन के पास तो कितने इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं, कार्बन के पास तो सिर्फ 4 होते हैं, तो कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स लगा दीजिए आप, 1 2 3 4। ऑक्सीजन के पास कितने हैं 6, 1 2 3 4 5 6। ओके, तो अब शेयरिंग कैसे कराएंगे, शेयरिंग करा देते हैं, इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ रख देते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। ओके, अब हम शेयरिंग कराते हैं। शेयरिंग इस ऑक्सीजन से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। इस ऑक्सीजन का काम हो गया कंप्लीट। इस कार्बन की बात कर, कार्बन के पास कितने हैं 1 2 3 4 5 6, इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए, इसने इससे शेयर कर लिया और इसने इससे शेयर कर लिया, ठीक है। लेकिन ऑक्सीजन का काम, कार्बन का काम कंप्लीट हो गया, ऑक्सीजन का काम कंप्लीट हो गया। इस ऑक्सीजन के पास अभी भी एक इलेक्ट्रॉन की कमी है और उसके पास भी अभी भी एक इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो आपको पता है इस पे 2 नेगेटिव है, 2 नेगेटिव है तो 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा हैं, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा, 2 नेगेटिव। या आप इसे ऐसे भी दिखा सकते हो, यहाँ से हटा के पूरे पे -2 चार्ज दिखा सकते हो। क्लियर हो गया ये, ठीक है। नाउ ड्रॉइंग द स्ट्रक्चर ऑफ NO3। NO3 का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। सबसे पहले कम इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन को आपने रख दिया सेंटर में, आपके पास O O एंड O, ठीक है। नाइट्रोजन के बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स रखिए 1 2 3 4 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। ऑक्सीजन के पास 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 एंड 6 1 2 3 4 5 6। अब जरा इनकी शेयरिंग करा देते हैं। शेयरिंग कैसे कराएंगे, नहीं इससे स्टार्ट करते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हम यहाँ दिखा देते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग भी इससे, डबल बॉन्ड तो ये बन गया इस ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के बीच में, ठीक है। एक ऑक्सीजन के साथ आपका क्या जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, तो आपने यहाँ पे OH लगा दिया, ठीक है, और इसने इससे बॉन्ड अपना कंप्लीट कर लिया। नाइट्रोजन के पास कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8, नाइट्रोजन के पास तो कंप्लीट हो गए। तो इस पे क्या आ जाएगा, इस पे ये इससे बॉन्ड बनाएगा, एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से इसके पास नेगेटिव आएगा और इसके पास पॉजिटिव चार्ज आएगा। क्लियर हो गया। फॉर्मल चार्ज आपको कैलकुलेट करना मैं बताऊंगी। फिर आपका क्या है NO2 नेगेटिव नाइट्राइट, इसका बनाना है स्ट्रक्चर, तो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन। ऑक्सीजन आपके पास कितनी है 2 है, तो यहाँ ऑक्सीजन, यहाँ ऑक्सीजन। अब इनके इलेक्ट्रॉन्स दिखा दीजिए। ऑक्सीजन के पास कितने हैं 1 2 3 4 5 6, ऑक्सीजन के पास 1 2 3 4 5 6। नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आपके 5 1 2 3 4 5। अब बस शेयरिंग करानी है, NO2 नेगेटिव है, एक नेगेटिव चार्ज भी है, तो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन भी आएगा, तो अभी हम शेयरिंग करा के देख लेते हैं। पहले ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड 1 2 3 4 5 6 7 8। इस ऑक्सीजन का काम हो गया कंप्लीट। इस नाइट्रोजन की बात करते हैं 1 2 3 4 5 6 7, इसके पास तो 7 ही है, ठीक है। और इस वाले ऑक्सीजन की बात करूं 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। NO2 नेगेटिव है, यानी कि एक के पास आपका क्या भी चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, तो इसने इससे शेयरिंग करी 1 2 3 4 5 6 7 और एक नेगेटिव, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है तो इसमें नेगेटिव चार्ज हो गया और इसका काम भी हो गया कंप्लीट, ठीक है। अब इस नाइट्रोजन की बात करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, काम हो गया हमारा, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू विल ड्रॉ द ल्यूइस स्ट्रक्चर्स ऑफ एनी मॉलिक्यूल। किसी भी मॉलिक्यूल का आपको ल्यूइस स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स काउंट करने हैं, फिर आपको कैटायन एनायन देखना है। अगर कैटायन है तो एक इलेक्ट्रॉन माइनस, एनायन है
तो आपका इलेक्ट्रॉन ऐड कर दोगे. देन व्हाट यू विल डू इज यू विल कीप द एटम व्हिच इज ऑफ लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन द सेंट्रल पोजीशन एंड देन you will make the bond so as to complete the octet. Okay, now what we have to do is we have to calculate the formal charge. फॉर्मल चार्ज क्या होता है? एक्चुअली जब जो भी आपका एटम है वो आइसोलेटेड या फ्री स्टेट में होगा तो उसके पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जितने थे, ठीक है, अब उसने उतने ही इलेक्ट्रॉन्स हैं उसके पास या उससे ज्यादा है या कम है, उसे देखते हुए जो भी चार्ज आता है उसी को हम क्या कहते हैं? फॉर्मल चार्ज. क्लियर हुआ? तो इनमें हमें फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करना है. तो सबसे पहले हम फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करेंगे किसके लिए? O3 के लिए, ओजोन के लिए. फॉर्मल चार्ज हमें कैलकुलेट करना है. फॉर्मल चार्ज, अब फॉर्मल चार्ज का एक फॉर्मूला होता है, मैं यहां लिख देती हूं पहले. फॉर्मल चार्ज क्या फॉर्मूला होता है फॉर्मल चार्ज निकालने का? फॉर्मल चार्ज निकालने का फॉर्मूला होता है टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन फ्री एटम minus total number of valence electrons in free atom minus total number of non-bonding electrons. non-bonding electron मतलब lone pairs. non-bonding electrons जिसे हम क्या कहते हैं? lone pairs minus half total number of bonding electrons. ये हमारा क्या होता है? फॉर्मूला होता है जिसको हम शॉर्ट में क्या भी लिख सकते हैं, इज इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन फ्री एटम, मतलब आप V कैपिटल V से डिनोट कर लीजिए, माइनस लोन पेयर्स हैं L से डिनोट कर दीजिए, माइनस हाफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है, तो हमने इसे S से डिनोट कर लिया. तो आपके पास फॉर्मल चार्ज का क्या फॉर्मूला आया? फॉर्मल चार्ज इज इक्वल्स टू V माइनस L माइनस S बाई 2, जहाँ पे V क्या है? आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, L लोन पेयर्स और S क्या है? शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, तो अब हमें फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करना है. कैसे कैलकुलेट करेंगे फॉर्मल चार्ज? अब इसमें आपको पता है 3 ऑक्सीजन एटम्स हैं, 1, 2 एंड 3. दिस इज 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 3. तो अभी हम देखेंगे ये चार्ज कैसे आया. ठीक है, 1, 2 एंड 3. तो अभी फॉर्मल चार्ज निकालने का फॉर्मूला आप लोगों को पता है कितना होता है? V माइनस L माइनस S बाई 2, यही होता है. तो हम फॉर्मल चार्ज किस पे कैलकुलेट कर रहे हैं? नंबर 1 पे कैलकुलेट कर रहे हैं. फर्स्ट पे फॉर्मल चार्ज, फर्स्ट ऑक्सीजन एटम पे फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करना है. तो फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करने के लिए टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन द आइसोलेटेड और द फ्री एटम. तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 होते हैं ऑक्सीजन के पास. तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 6 माइनस लोन पेयर कितने हैं? इस वाले एटम के पास लोन पेयर कितने हैं? 1, 2, 2 लोन, आप एक लोन पेयर है जिसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, -2 माइनस S क्या है? शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. इसने इलेक्ट्रॉन्स कितने शेयर किए हुए हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6 हैं. 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 डिवाइडेड बाय 2. तो आपके पास ये कितना आया? 6, 2, 3 और ये कितना है? 6 माइनस 5. 6 माइनस 5 दैट विल बी इक्वल्स टू +1. और इसलिए आपका इस पे चार्ज जो है दैट इज +1. मतलब इसमें इंडिविजुअल फॉर्मल चार्ज क्या होता है कि आइसोलेटेड फॉर्म में अगर एटम होता है उसको तो जब वो बॉन्डेड फॉर्म में है तो क्या उसके पास उतने ही इलेक्ट्रॉन्स हैं, ज्यादा है या कम है, डिपेंडिंग ऑन जो भी चार्ज होता है दैट इज द फॉर्मल चार्ज. तो फॉर्मल चार्ज आपके पास इसमें कितना आया? +1 आया. ठीक है, अब हम इस वाले ऑक्सीजन के लिए कैलकुलेट करें. इस वाले ऑक्सीजन के लिए, सेकेंड वाले के लिए मैं यही दिखा देती हूँ. सेकेंड आपके इस थर्ड वाले एटम के लिए क्या करना है? चार्ज कैलकुलेट करना है. तो व्हाट यू विल डू? फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करना है. तो फॉर्मूला वाले ऑक्सीजन पे क्या करना है? फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करना है. तो कैसे करोगे? थर्ड वाले पे फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला मैं यहाँ लिख चुकी हूँ. तो फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं ऑक्सीजन के पास? 6 माइनस लोन पेयर्स. लोन पेयर कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 है ना इसके पास लोन पेयर. कैसे हैं? दो लोन पेयर तो यही है और एक ये वाला इलेक्ट्रॉन और एक जो एक्स्ट्रा है क्योंकि इस ऑक्सीजन के पास नेगेटिव है. तो कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 माइनस आपका शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 2.
2 है ना, इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो -2 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आपके पास कितना आया 6 - 7, 6 - 7 इज इक्वल्स टू -1। तो आप देख रहे हो इस ऑक्सीजन पे -1 चार्ज है, फॉर्मल चार्ज जो है दैट इज -1। तो ये आपका आया फॉर्मल चार्ज किस पे, थर्ड वाले ऑक्सीजन पे। अब हम सेकेंड ऑक्सीजन की बात करें, सेकेंड ऑक्सीजन पे हमें फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करना है। सेकेंड पे क्या करना है, फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करना है। तो जरा बताइए क्या लिखेंगे, 6 माइनस मैंने लिख दिया 6 माइनस, लोन पेयर कितना है इसके पास 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन्स है, 6 - 4 माइनस हाफ किसका, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं 1 2 3 4, ठीक है। तो यहाँ कितना है 4, तो ये 2 2 6 - 6 विल बी इक्वल्स टू 0, तो फॉर्मल चार्ज कितना आया 0, इसलिए इस ऑक्सीजन पे कोई चार्ज नहीं है। सो दिस इज हाउ यू विल कैलकुलेट द फॉर्मल चार्ज, आप ऐसे ही फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करोगे। नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू कैलकुलेट द फॉर्मल चार्ज ऑन ऑल द लुईस स्ट्रक्चर्स व्हिच आर ड्रॉन ओवर हियर। लुईस स्ट्रक्चर में हर एक इंडिविजुअल एटम के पास आपको क्या करना है, फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करना है, ठीक है। देन द लिमिटेशंस ऑफ ऑक्टेट रूल, आपने देखा कि ऑक्टेट रूल लुईस ने फॉलो किया था कि ऑक्टेट इनर्टनेस ऑफ द नोबल गैसेस की इनर्टनेस पे ही आपका क्या है, ऑक्टेट रूल फॉलो है, ठीक है। नाउ देयर आर सम लिमिटेशंस दैट यू विल सी इन द कंपाउंड्स कि क्या क्या लिमिटेशंस हैं ऑक्टेट रूल की। कुछ कंपाउंड्स ऐसे हैं जो बनते हैं लेकिन उनका ऑक्टेट कंप्लीट ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल LiCl है, इसमें तो सिर्फ कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, लिथियम का तो ऑक्टेट कंप्लीट ही नहीं है। लिथियम का एटॉमिक नंबर आपका कितना होता है, लिथियम एटॉमिक नंबर 3 होता है 2,1, उसको तो सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, इसमें तो इनका ऑक्टेट ही कंप्लीट नहीं है। तो व्हाई दिस कंपाउंड इज फॉर्मिंग, दिस थ्योरी वाज नॉट एबल टू एक्सप्लेन कि लिथियम क्लोराइड क्यों बनता है। दूसरा है बेरिलियम हाइड्राइड BeH2, इसमें भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, सिर्फ कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसमें भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। बोरोन ट्राइक्लोराइड, एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड, आप इन सब में देख रहे हो बोरोन ट्राइक्लोराइड का स्ट्रक्चर BCl3, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3 4 5 6। एल्यूमिनियम क्लोराइड में भी 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो दिस थ्योरी वाज नॉट able to explain the incomplete octet of the central atom in certain compounds which are shown over here, ठीक है। सेकेंड वन है ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स। कुछ ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स होते हैं जैसे आपका NO के स्ट्रक्चर में अगर आप NO का लुईस स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, नाइट्रोजन है और आपका क्या है ऑक्सीजन है, ठीक है। ऑक्सीजन के पास 6 1 2 3 4 5 6, नाइट्रोजन के पास कितने हैं 1 2, यहाँ 6 बना दिया मैंने, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब इसमें डबल बॉन्ड की शेयरिंग हो गई 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन्स 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इस नाइट्रोजन की बात करती हूँ 1 2 3 4 5 6 7, इसमें तो सिर्फ इसमें ऑक्सीजन का ऑक्टेट तो कंप्लीट है लेकिन नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट ही नहीं है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल, एक इलेक्ट्रॉन क्या रह गया इसमें, ऑड रह गया, कंप्लीट नहीं है वो। सिमिलरली NO2 का स्ट्रक्चर, नाइट्रोजन और 2 क्या है ऑक्सीजन है, NO2 का स्ट्रक्चर में नाइट्रोजन के पास कितने 5 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ऑक्सीजन की बात करते हैं, ऑक्सीजन का अपने ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया 1 2 3 4 5 6 7 8, इस ऑक्सीजन का काम हो गया कंप्लीट। इस नाइट्रोजन का काम कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन्स है, इसने ऐसे लोन पेयर शेयर कर दिया, इस ऑक्सीजन का काम भी हो गया, इस ऑक्सीजन का काम भी हो गया, लेकिन इस नाइट्रोजन के पास सिर्फ 7 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं। दिस इज अ ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल। तो ये लिमिटेशंस हैं कि ये ऑक्टेट रूल एक्सप्लेन नहीं कर पाया था कि ये कंपाउंड्स क्यों बन रहे हैं, और इसलिए बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, इन्हीं ऑड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं और ये डाइमराइज हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन है फिर एक्सपेंडेड ऑक्टेट। अब आप कुछ कंपाउंड्स देखोगे, किसी में तो किसी का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, किसी में इतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं कि उनका ऑक्टेट ही एक्सपेंड हो रहा है, 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स उनकी वैलेंस शेल में। फॉर एग्जांपल PF5 के स्ट्रक्चर में ये आपका क्या है, यहाँ आपका फ्लोरीन है, दिस इज फ्लोरीन, दिस इज फ्लोरीन, दिस इज फ्लोरीन एंड दिस इज फ्लोरीन, ठीक है। अब जरा आप इलेक्ट्रॉन्स काउंट कीजिए 1 2 3 4, एक सिंगल बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ तो 10 इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं, जबकि सेंट्रल जो भी आपका सेंट्रल एलिमेंट है उसमें आपके 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, तो ऑक्टेट एक्सपैंड हो रहा है। सिमिलरली इन केस ऑफ SF6 के केस में यहाँ फ्लोरीन 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 एंड फ्लोरीन, ठीक है। आप यहाँ इलेक्ट्रॉन्स काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं, एक्सपैंड हो रहा है आपका ऑक्टेट, ये कंपाउंड्स बन रहे हैं। H2SO4 है, H2SO4 के स्ट्रक्चर में H2SO4 का स्ट्रक्चर क्या होता है आपका,
यहाँ OH और यहाँ OH। जरा यहाँ इलेक्ट्रॉन काउंट कर लीजिए आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इसमें भी 12 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। तो क्यों हो रहा है ऐसा, ये ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं कर रहे, क्योंकि थर्ड पीरियड और ऑनवर्ड एलिमेंट्स जो होते हैं, थर्ड पीरियड में आपके वो एलिमेंट्स रखे हुए हैं जिनका वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन, जिनका जो इलेक्ट्रॉन जाता है उनकी वैलेंस शेल कितनी होती है, थर्ड शेल होती है। और थर्ड शेल में आप सब लोगों को पता है कि डी ऑर्बिटल्स आ जाते हैं, सेकंड शेल तक डी ऑर्बिटल, डी सब शेल ही नहीं होती, ठीक है। लेकिन थर्ड शेल में, थर्ड पीरियड पे आती है, थर्ड शेल में आपका क्या होता है, डी ऑर्बिटल्स आ जाते हैं, डी ऑर्बिटल्स आ जाते हैं। तो अपने ये जो थर्ड पीरियड और ऑनवर्ड एलिमेंट है वो अपना एक्सपैंड कर सकते हैं ऑक्टेट, क्योंकि वो अपने डी ऑर्बिटल्स को यूज कर सकते हैं बॉन्ड बनाने के लिए, इसलिए ये सारे क्या बनते हैं, मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं, ठीक है। तो ऑक्टेट रूल वाज नॉट फॉलोइंग, व्हाई वाज नॉट एबल टू एक्सप्लेन कि ये सब क्यों हो रहा है, ठीक है, एक्सपैंड ऑक्टेट क्यों हो रहा है। इंस्टीड ऑफ हैविंग दीज थ्री लिमिटेशंस, इसके लिमिटेशन ये भी है कि जो ऑक्टेट रूल है वो फॉलो करता है नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को, कि वो उनकी कॉन्फ़िगरेशन को अटेन करने के लिए बाकी सब ऐसा करते हैं। लेकिन नोबल गैसेस के एलिमेंट्स भी, जैसे ज़ेनॉन और क्रिप्टॉन, वो भी तो कंपाउंड्स बनाते हैं, ज़ेनॉन और क्रिप्टॉन के कंपाउंड्स बनते हैं, व्हाई दे आर फॉर्मिंग द कंपाउंड्स, तो ये भी नहीं बता पा रहा था ऑक्टेट रूल। तो फिर दूसरी बात की ऑक्टेट रूल आपको किसी भी जो भी कंपाउंड बन रहा है, मॉलिक्यूल बन रहा है, उसकी कोई शेप नहीं बता रहा है, ठीक है। सो दीज आर द ड्रॉबैक्स ऑफ ऑक्टेट रूल। ओके, नाउ विल मूव टू द बॉन्ड पैरामीटर्स। बॉन्ड लेंथ क्या होती है, अब बॉन्ड बन रहा है तो बॉन्ड लेंथ क्या होती है, बॉन्ड एंगल क्या होता है आपका, बॉन्ड एंथैल्पी क्या होती है, बॉन्ड बनते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है, जब तोड़ना है उन्हें तो एनर्जी देनी पड़ेगी, तो वो सब हमें सारे पैरामीटर्स करने हैं। आप फटाफट से इसे नोट कीजिए, फिर हम बॉन्ड पैरामीटर्स की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट फिर है आपका बॉन्ड पैरामीटर्स। बॉन्ड पैरामीटर्स में हमें बॉन्ड लेंथ पढ़ना है, बॉन्ड एंगल पढ़ना है, बॉन्ड एंथैल्पी पढ़ना है एंड बॉन्ड ऑर्डर पढ़ना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपका बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ क्या होती है, मतलब जिन भी दो एटम्स के बीच में बॉन्ड बन रहा है उनके न्यूक्लियाई के बीच का डिस्टेंस, उसी को हम बॉन्ड लेंथ बोलेंगे, है ना। जिन भी दो एटम्स के बीच के में क्या बन रहा है, बॉन्ड बन रहा है, उनके न्यूक्लियाई के बीच का डिस्टेंस हम क्या बोलेंगे, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, उसी को हम क्या बोलेंगे, बॉन्ड लेंथ। सो एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ द न्यूक्लियाई ऑफ टू बॉन्डेड एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। मान लीजिए आपका दिस इज वन एटम, दिस इज एटम ए, ये आपका क्या है, एटम ए, एंड दिस इज एटम बी। तो इनके न्यूक्लियाई के बीच का डिस्टेंस, उसी को हम क्या बोलेंगे, बॉन्ड लेंथ बोलेंगे। क्लियर हो गया। बॉन्ड लेंथ किस किस फैक्टर पे डिपेंड करती है, फैक्टर्स दैट आई हैव रिटन ओवर हियर। बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी। बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी का क्या मतलब है कि मान लीजिए अगर आपका ट्रिपल बॉन्ड है, दैट विल बी मच शॉर्टर। ट्रिपल बॉन्ड जो होता है वो सबसे कम, सबसे छोटा होता है, फिर आपका डबल बॉन्ड होता है, और सबसे बड़ा क्या होता है आपका सिंगल बॉन्ड होता है, क्योंकि उसमें परसेंटेज एस कैरेक्टर क्या होता है, सबसे कम होता है। और SP है, जहां पे हाइब्रिडाइजेशन का भी हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होती है विद इंक्रीज इन मल्टीप्लिसिटी। अभी मैंने आपको बताया मल्टीप्लिसिटी बढ़ेगी, मतलब जैसे आपका थर्ड ऑर्डर क्या है, मतलब ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है तो उसकी बॉन्ड लेंथ सबसे छोटी होगी, सिंगल बॉन्ड है तो उसकी बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा होगी। तो बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होती है मल्टीप्लिसिटी बढ़ने से। सेकेंड वन है साइज ऑफ द एटम। अगर आपका एटम का, जिन दो एटम के बीच का बॉन्ड बन रहा है उसमें से एक का साइज क्या है, बढ़ता जा रहा है, तो बॉन्ड आपका क्या होता जाएगा, वीक होता जाएगा, क्योंकि जो ओवरलैपिंग होगी उन दोनों के बीच में वो इफेक्टिव नहीं होगी, इससे बॉन्ड होता जाएगा वीक, और वीक बॉन्ड मतलब बॉन्ड लेंथ ज्यादा, ठीक है। तो इंक्रीज विद इंक्रीज इन साइज ऑफ एटम, बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी जैसे जैसे आपका एटम का साइज बढ़ेगा, क्योंकि उनके बीच में इतना अच्छा ओवरलैपिंग नहीं होगा, तो बॉन्ड वीक होगा, और बॉन्ड वीक का मतलब बॉन्ड लेंथ ज्यादा। क्लियर हो गई। तो फॉर एग्जांपल कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम। कार्बन, सिलिकॉन और जर्मेनियम में बॉन्ड लेंथ किसकी ज्यादा है, जर्मेनियम की ज्यादा है, बिकॉज जर्मेनियम नीचे आता है, उसका साइज बढ़ता जाता है तो बॉन्ड लेंथ भी बढ़ेगी, ठीक है। फिर उससे कम सिलिकॉन और फिर आपका कार्बन। क्लियर हुआ। तो ये था बॉन्ड लेंथ। बस नोबडी विल आस्क यू व्हाट इज बॉन्ड लेंथ, बट यू हैव दिस पर्टिकुलर आइडिया इन योर माइंड कि बॉन्ड लेंथ एक्चुअली होता क्या है। नेक्स्ट वन है फिर बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल, अब आपको पता है ऑर्बिटल्स के ओवरलैपिंग की वजह से आपका बॉन्ड बनता है, वो अभी आप पढ़ोगे भी। तो एवरेज एंगल बिटवीन द ऑर्बिटल्स कंटेनिंग इलेक्ट्रॉन्स, जिन भी ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स हैं उन दोनों के बीच का एंगल ही क्या होता है आपका, बॉन्ड एंगल। एवरेज एंगल बिटवीन द ऑर्बिटल्स कंटेनिंग बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर अराउंड द सेंट्रल एटम इन अ मॉलिक्यूल। किसी भी सेंट्रल एटम के अराउंड जो बॉन्डिंग आपके ऑर्बिटल्स हैं, ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनमें इलेक्ट्रॉन्स होने, जिन भी दो ऑर्बिटल्स के बीच में इलेक्ट्रॉन है सेंट्रल एटम के अराउंड, उन ऑर्बिटल्स के बीच में जो भी एंगल बन रहा है दैट इज बॉन्ड एंगल। एवरेज एंगल बिटवीन द ऑर्बिटल्स के बीच का एवरेज एंगल कंटेनिंग बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, और ऐसे इलेक्ट्रॉन जिनमें बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होने चाहिए अराउंड द सेंट्रल
सेंट्रल एटम इन अ मॉलिक्यूल, उसी को हम क्या कहते हैं, बॉन्ड एंगल। फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ वाटर, वाटर के केस में जो बॉन्ड एंगल होता है दैट इज 104.5 डिग्री। ठीक है, जैसे आपका मीथेन है, मीथेन में आपके दो एडजेसेंट CH बॉन्ड के बीच में जो बॉन्ड एंगल होता है दैट इज 109.5 डिग्री। क्लियर हुआ? ठीक है, तो ये था हमारा बॉन्ड एंगल। नेक्स्ट वन है फिर बॉन्ड एंथैल्पी। आप सब लोगों को पता है जब भी बॉन्ड बनता है तो एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है, क्योंकि एटम्स आके एक जगह बैठ जाते हैं ना, एक अट्रैक्शन बन जाता है, ऐसे घूमते फिरते नहीं घूमते। ठीक है, तो उनकी एनर्जी ज्यादा है, लेकिन एक जगह बैठ जाएंगे तो एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और वो रिलीज करेंगे एनर्जी, तभी तो उनकी एनर्जी कम होगी। तो बॉन्ड एंथैल्पी, आप लोगों को पता है बॉन्ड बनता है तो एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। तो अब अगर आपको बॉन्ड को क्या करना है, तोड़ना है, तो एनर्जी आपको देनी पड़ेगी। ठीक है, तो बॉन्ड एंथैल्पी वही होती है। और एंथैल्पी जब भी हम टर्म यूज करते हैं तो 1 मोल के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो किसी भी 1 मोल गैशियस एटम को तोड़ने, गैशियस मॉलिक्यूल को तोड़ने के लिए, एटम्स में तोड़ने के लिए जो भी एनर्जी देनी पड़ेगी दैट इज बॉन्ड एंथैल्पी। ठीक है, तो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल, 1 मोल क्यों, क्योंकि हम एंथैल्पी की बात कर रहे हैं। अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ बॉन्ड ऑफ पर्टिकुलर टाइप बिटवीन एटम्स इन गैशियस स्टेट, और जो एटम्स होने चाहिए वो गैशियस स्टेट में होने चाहिए। से H2 मॉलिक्यूल था, उसको हमने बॉन्ड एंथैल्पी दी, उसके एटम्स को तोड़ा, और किस फॉर्म में, गैशियस फॉर्म में। ठीक है, तो एक पर्टिकुलर टाइप के बीच में अगर मान लीजिए आपके जो बॉन्ड बन रहे हैं दैट आर डिफरेंट, दोनों बॉन्ड्स क्या है आपका डिफरेंट है, एक क्लोरीन के साथ बन रहा है, एक हाइड्रोजन के साथ बन रहा है, तो उस पर्टिकुलर केस में आप क्या लेते हो, एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी लेते हो, दोनों की एवरेज, दोनों का एवरेज ले लेते हो। ठीक है, तो बॉन्ड एंथैल्पी किस किस पे डिपेंड करती है, बॉन्ड एंथैल्पी डिपेंड ऑन द बॉन्ड लेंथ। अगर आपकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी, बॉन्ड लेंथ ज्यादा है तो बॉन्ड एंथैल्पी कम देनी पड़ेगी। बॉन्ड लेंथ कम है, बॉन्ड लेंथ अगर आपकी कम है तो आपको बॉन्ड एंथैल्पी जो होनी चाहिए, बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी। ठीक है, तो पहला फैक्टर तो आपका बॉन्ड लेंथ ही हो गया। दूसरा वन है आपका साइज ऑफ द एटम। अगर एटम का साइज बड़ा है तो उसकी बॉन्ड लेंथ ऑब्वियसली क्या होगी, कम होगी। बॉन्ड लेंथ ऑब्वियसली कम ज्यादा होगी तो आपको कम एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये था आपका बॉन्ड एंथैल्पी। नेक्स्ट फिर एक और पैरामीटर है आपका दैट इज बॉन्ड ऑर्डर। फोर्थ वन मैं यहाँ लिख रही हूँ, बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, बॉन्ड ऑर्डर इज नथिंग बट इट इज द नंबर ऑफ बॉन्ड which are taking place between the two atoms। दो एटम्स के बीच में जितने नंबर ऑफ बॉन्ड बन रहे हैं दैट इज बॉन्ड ऑर्डर। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के बीच में आप लोगों को पता है HH सिंगल बॉन्ड बनता है, तो उसका बॉन्ड ऑर्डर कितना है, बॉन्ड ऑर्डर इज 1। ठीक है, अगर आपका नाइट्रोजन है तो आपके नाइट्रोजन के बीच में आप लोगों को पता है ट्रिपल बॉन्ड बनता है, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना है, बॉन्ड ऑर्डर इज 3। ठीक है, ऑक्सीजन है O2, तो ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड बनता है, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना है, 2। तो बॉन्ड ऑर्डर इज नथिंग बट इट इज द नंबर ऑफ बॉन्ड्स व्हिच आर टेकिंग प्लेस, व्हिच आर फॉर्मिंग बिटवीन द टू एटम्स। दो एटम्स के बीच में जो भी बॉन्ड्स बन रहे हैं उनको हम क्या कहते हैं, बॉन्ड ऑर्डर कहते हैं। तो आप ये नोट करिए। फिर हमारा अपना नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं दैट इज रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स। टॉपिक है रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स। रेजोनेंस एक्चुअली होता क्या है, दिस टर्म इज रियली वी नीड टू अंडरस्टैंड बिकॉज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी सारे टॉपिक्स बहुत ही, कार्बन में बेंजीन रिंग पे डीलोकलाइजेशन होती है। व्हाट इज रेजोनेंस, रेजोनेंस क्या होता है, जब हम किसी भी एक स्ट्रक्चर से, एक लुईस स्ट्रक्चर से उसकी सारी प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे, कोई एक स्ट्रक्चर है वो उसकी सारी प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा, तो हम डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, इसको हम कैनोनिकल फॉर्म्स कहते हैं, रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स कहते हैं। बट नन ऑफ दीज रेजोनेंस स्ट्रक्चर डिस्क्राइब द एक्चुअल प्रॉपर्टी। उनमें से कोई भी स्ट्रक्चर एक्चुअल प्रॉपर्टी को डिस्क्राइब नहीं करता। उसी यानी डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को हम कहते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, और एक्चुअल जो स्ट्रक्चर होता है वो उनका रेजोनेंस हाइब्रिड होता है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स अंडरस्टैंड दिस बाय टेकिंग द केस ऑफ ओजोन। हम एग्जाम्पल लेते हैं किसका, ओजोन का, O3। ओजोन का आप सब लोगों ने लुईस स्ट्रक्चर बनाया था, हमने स्ट्रक्चर बनाया था, तो हमारा लुईस स्ट्रक्चर क्या बना था, इनके बीच में डबल बॉन्ड और यहाँ सिंगल, 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो आप लोगों ने देखा था ये स्ट्रक्चर बना था। तो इसका अब क्या होता है कि जब इसका एक्सपेरिमेंटली देखा गया ओजोन में, ना ही तो ओजोन में आपकी डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ है, ना ही ओजोन में आपकी सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ है, बट एक्चुअली द बॉन्ड लेंथ इज इंटरमीडिएट, इन दोनों के बीच में है। ठीक है, तो इसका ये स्ट्रक्चर भी तो हो सकता है। क्या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को हम डबल एरो करके दिखाते हैं। तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है कि ये जो डबल बॉन्ड है ये इस वाले ऑक्सीजन के बीच में बन सकता है, और यहाँ आपका क्या बन रहा है, बॉन्ड बन रहा है।
ठीक है, ये भी तो पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो ये दोनों क्या है, आपके रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स हैं। बट एक्चुअली जो बॉन्ड लेंथ होती है वो तो ना तो डबल बॉन्ड की होती है ना ही सिंगल बॉन्ड की होती है। तो इसका मतलब क्या है, वो जो आपकी बॉन्ड लेंथ होती है वो इंटरमीडिएट होती है डबल और सिंगल के बीच में। ठीक है, तो आपका जो बॉन्ड लेंथ होगी वो इंटरमीडिएट लाई कर रही है, मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है दैट इज लोकेटेड बिटवीन ऑल द थ्री एटम्स। इन दोनों के बीच, इन तीनों एटम्स के बीच में इक्वली क्या हो रही है, शेयर हो रही है। तो इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं रेजोनेंस। दिस इज रेजोनेंस हाइब्रिड, दिस इज रेजोनेंस हाइब्रिड and these are resonating structures, resonating structures। ऐसा मत सोचना कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की कोई रियल एग्जिस्टेंस होती है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की कोई रियल एग्जिस्टेंस नहीं होती। ऐसा भी नहीं होता कि ये कुछ फ्रैक्शन ऑफ टाइम के लिए मिल रहा है, ऐसा भी कुछ नहीं होता है। दिस इज जस्ट अ थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट टू एक्सप्लेन द प्रॉपर्टीज ऑफ द मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स की प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करने के लिए ये आपका क्या है, रेजोनेंस स्ट्रक्चर, रेजोनेंस हाइब्रिड, जो एक्चुअली क्या होता है, आपकी जो प्रॉपर्टीज है उनको क्या कर रहा है, सस्टेन कर रहा है, उनको एक्सप्लेन कर रहा है। और ये क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, हम ये दो स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं इस एक्चुअल स्ट्रक्चर की प्रॉपर्टी। इसका मतलब है ये दोनों स्ट्रक्चर बन सकते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डीलोकलाइज्ड है बिटवीन ऑल द थ्री एटम्स। ठीक है, सिमिलरली कार्बोनेट के अगर CO3-2 का आपका क्या करना है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, CO3-2 इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपको ड्रॉ करना है। ठीक है, कार्बन है और आपके पास 3 क्या है, ऑक्सीजन है। तो आपने देखा था इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 1 2, इसके बीच में क्या हो रहा था, यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पे आपका नेगेटिव, यही बन रहा था आपका इसका ल्यूइस स्ट्रक्चर। ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यहाँ इन्वॉल्व हो गए, इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यहाँ इन्वॉल्व हो गए। क्या क्या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल हो सकते हैं कि ये डबल बॉन्ड जो है वो इधर इस वाले ऑक्सीजन के बीच में भी बन सकता था। तो आपका क्या बनेगा, ऑक्सीजन नेगेटिव, यहाँ सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव एंड यहाँ डबल बॉन्ड। एक आपका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बनेगा, कार्बन, यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा इस वाले ऑक्सीजन के बीच में, और यहाँ आपका O नेगेटिव हो सकता था और यहाँ आपका क्या हो सकता था, O नेगेटिव हो सकता था। सो दीज ऑल थ्री आर द क्या है, आपके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एंड दीज आर नॉट द एक्चुअल स्ट्रक्चर्स। एक्चुअल स्ट्रक्चर इज अ रेजोनेंस हाइब्रिड। क्लियर हो गया। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कोई रियल एग्जिस्टेंस नहीं होती, ऐसा कुछ नहीं होता कि ये कुछ फ्रैक्शन ऑफ टाइम के लिए एग्जिस्ट करते हैं उसके बाद ये इसमें दूसरे स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होते हैं, ऐसा भी कुछ नहीं होता है। दिस इज जस्ट अ थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट। और जब भी हम किसी भी एक मॉलिक्यूल की सारी प्रॉपर्टीज एक स्ट्रक्चर से एक्सप्लेन नहीं कर पाते तो हम उसके डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बनाते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। ठीक है, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करना इज मोर इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट टॉपिक हम अब पढ़ेंगे दैट इज पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड्स। पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड्स, अभी आप लोगों ने पढ़ा है कोवेलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड। एक्चुअली किसी भी कोवेलेंट बॉन्ड को 100% कोवेलेंट होना या किसी भी आयनिक बॉन्ड को 100% आयनिक होना इज एन आइडियल सिचुएशन। कोई भी बॉन्ड एक्चुअली जो होता है आइडियल तो कुछ होता ही नहीं है ना। तो कोई भी बॉन्ड अगर कोवेलेंट है तो उसका मतलब क्या है कि वो 100% कोवेलेंट नहीं है, देयर इज सम आयनिक कैरेक्टर। और कोई भी बॉन्ड अगर आयनिक है तो उसमें कुछ ना कुछ कोवेलेंट कैरेक्टर तो जरूर होगा। तो हमें इस पर्टिकुलर टॉपिक में यही पढ़ना है, पोलैरिटी ऑफ द बॉन्ड। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि किसी भी कोवेलेंट बॉन्ड में आयनिक कैरेक्टर कैसे आता है, फिर हम देखेंगे किसी भी आयनिक बॉन्ड में कोवेलेंट कैरेक्टर कैसे आता है, और उसके लिए एक फजांस रूल भी है। ठीक है, तो किसी भी पोलैरिटी ऑफ द बॉन्ड में सबसे पहले, जैसे आपको पता है, जैसे दो सिमिलर एटम्स के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है, जैसे H2 के बीच में क्या बन रहा है, बॉन्ड बन रहा है। H2 के बीच में बॉन्ड बन रहा है, उसमें पता है आपको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इक्वली शेयर्ड होती है। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एग्जैक्टली इनके हाफ वे में प्रेजेंट होती है, इन दोनों के हाफ वे में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रेजेंट होती है। ठीक है, क्योंकि किसी की भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा नहीं है। जैसे आपका Cl2 है, Cl2 के केस में भी यही सीन है कि आपका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एग्जैक्टली हाफ वे में, मिड वे में प्रेजेंट होती है, क्योंकि ये म्यूचुअल शेयरिंग से बनते हैं। लेकिन जब भी कोई भी आपका क्या आ जाता है, जब भी कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आ जाता है, ठीक है, जैसे आपका HF, हाइड्रोजन फ्लोराइड, HF। अब आपको पता है H, हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है दैट इज बाय द शेयरिंग ऑफ सिंगल इलेक्ट्रॉन। सिंगल इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बॉन्ड बन रहा है, सिंगल बॉन्ड बन रहा है। बट आपको पता है फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। किसी भी कोवेलेंट बॉन्ड में हमने पढ़ रखा है, किसी भी कोवेलेंट बॉन्ड में अगर एक एटम ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव का क्या मतलब होता है कि किसी भी कोवेलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींचने की टेंडेंसी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यही बताया था मैंने आपको। तो अपनी तरफ ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींचेगा, कौन? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन
इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एग्जैक्टली बीच में प्रेजेंट होनी चाहिए थी, लेकिन क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होती है, फ्लोरीन तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, तो ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींचेगा, और खींचेगा तो इसमें पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है। और हाइड्रोजन की क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सिर्फ डिस्प्लेस हो रही है फ्लोरीन की तरह, तो इसलिए इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। और ये जो चार्ज है, जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है, दैट इज 1.6 into 10⁻⁹ कूलम, लेकिन ये जो चार्ज है इट इज वेरी वेरी स्मॉल, इट इज लेस देन 1.6 into 10⁻⁹ कूलम। क्लियर हुआ? तो किसी भी कोवेलेंट बॉन्ड में अगर एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आपका क्या हो, प्रेजेंट हो, तो वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करता है, सिर्फ अट्रैक्ट करता है, ना कि गेन करता है। और उसी अट्रैक्शन की वजह से आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के पास पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है, और जो जिसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिस्प्लेस हो रही है दूसरी डायरेक्शन में, उसके पास पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है। अब आप देख रहे हो दो पोल्स बन गए, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, एक दो पोल्स बन गए, इसी को हम कहते हैं डाइपोल। दो पोल्स बन गए, इसको हम क्या कहते हैं, डाइपोल। डाइपोल, इन्हीं दो पोल्स का बनना, ठीक है। और डाइपोल, और एक टर्म होती है दैट इज डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट, मोमेंट का मतलब क्या होता है, जो भी किसी भी चीज मोमेंट है, मतलब उसमें आप डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करेंगे। डाइपोल, ये जो चार्जेस हैं, चार्जेस मल्टीप्लाइड बाय द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस, दोनों एलिमेंट, दोनों एटम्स के बीच में जो भी डिस्टेंस है, उससे आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। ये डिस्टेंस क्या है, बॉन्ड लेंथ, ठीक है। तो डाइपोल मोमेंट क्या होता है, Q चार्जेस मल्टीप्लाइड बाय द डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑपोजिट चार्जेस, between the two opposite charges. Distance between the two opposite charges. Dipole moment जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। और डाइपोल मोमेंट क्या होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। वेक्टर क्वांटिटी मतलब इसका डायरेक्शन भी है और इसका मैग्नीट्यूड भी है। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी यानी कि इसकी डायरेक्शन है, और डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन होती है, डाइपोल मोमेंट मतलब magnitude of the charges, charges का magnitude multiplied by the distance between them or the separation between them। और जो dipole moment की जो डायरेक्शन होती है, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो डायरेक्शन होती है फ्रॉम पॉजिटिव एंड टू द नेगेटिव एंड। आप एक एरो बनाओगे और एरो पे ऐसे कट लगा दोगे। क्लियर हो गया ये, ठीक है। ये आपका क्या होता है, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन है, दैट विल ऑलवेज हेड फ्रॉम पॉजिटिव एंड टू द नेगेटिव एंड। पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ आपकी क्या होती है, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है, ठीक है। तो डाइपोल मोमेंट को हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। डाइपोल मोमेंट, डाइपोल क्यों क्रिएट होता है, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इन एनी कोवेलेंट बॉन्ड। किसी भी आप देख रहे थे, ये क्या था, एक कोवेलेंट बॉन्ड था, लेकिन ये 100% कोवेलेंट नहीं है। देयर इज सम आयनिक कैरेक्टर बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हेटेरो एटम प्रेजेंट है, सेम तरह के होमो एटम्स नहीं है, हेटेरो एटम प्रेजेंट है। इसलिए क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है किसका, इलेक्ट्रॉन्स का लिटिल डिस्प्लेस हो रहे हैं फ्रॉम देयर पोजीशन। जो मिड में प्रेजेंट है उससे क्या हो रहे हैं, डिस्प्लेस हो रहे हैं, ठीक है। तो डाइपोल मोमेंट क्या होता है, जो प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस multiplied by the distance between the two opposite charges or the separation between the two opposite charges। और जो डाइपोल मोमेंट की यूनिट होती है दैट इज dBi, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, यूनिट ऑफ डाइपोल मोमेंट इज dBi, जिसको हम कैपिटल D से डिनोट करते हैं, dBi कैपिटल D से डिनोट करते हैं। और इसका कन्वर्जन फैक्टर क्या होता है, 1 dBi is equals to 3.335 into 10⁻⁻30 कूलम मीटर, ठीक है। ये आपका क्या होता है, ये आपकी यूनिट होती है। क्लियर हो गया? तो ये था आपका डाइपोल मोमेंट। और डाइपोल मोमेंट, अब क्वेश्चन कैसे आता है आपके जो होम एग्जाम्स वगैरह में क्वेश्चन आता है। जैसे हम फर्स्ट पहला केस लेते हैं किसका, वाटर का केस लेते हैं, H2O। आपको पता है H2O एक कोवेलेंट मॉलिक्यूल है। इसमें कोवेलेंट बॉन्ड यानी कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बीच में ओवरलैपिंग से बॉन्ड बनता है। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में, बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, सो व्हाट विल हैपन, द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिटवीन ऑफ दिस पर्टिकुलर बॉन्ड विल डिस्प्लेस टुवर्ड्स दिस ऑक्सीजन एटम। इस ऑक्सीजन एटम की तरफ क्या होगी, डिस्प्लेस होगी, जिसकी वजह से इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा और इस पे कौन सा चार्ज आएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है। अब हम ये पार्शियल नेगेटिव और पॉजिटिव ना दिखा के हम क्या कर सकते हैं, हम सिर्फ डायरेक्शन बना दें डाइपोल मोमेंट की, that is in this particular direction, ठीक है। सिमिलरली ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होने की वजह से डाइपोल मोमेंट विल पॉइंट इन दिस पर्टिकुलर डायरेक्शन। अब इन दोनों का जो रिजल्टेंट है, इन दोनों का रिजल्टेंट विल गो इन अपवर्ड डायरेक्शन, वो अपवर्ड डायरेक्शन होगा, मतलब इस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल में क्या है, डाइपोल मोमेंट है। क्लियर हो गया ये, ठीक है। अगर मैं दूसरा एग्जांपल लूं, जैसे आपका है BeF2,
F2 या BeCl2, BeF2 का एग्जांपल लिया। इस पर्टिकुलर केस में बेरिलियम और फ्लोरीन, फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। इसमें बेरिलियम और फ्लोरीन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होने की वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है किसकी तरफ डिस्प्लेस होती है, फ्लोरीन की तरफ डिस्प्लेस होती है, जिसकी वजह से फ्लोरीन डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन विल बी फ्रॉम दिस टू दिस। ठीक है, सिमिलरली बेरिलियम से फ्लोरीन की तरफ डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होगी। अब आप देख रहे हो इस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल में कोई नेट डाइपोल मोमेंट नहीं है, क्योंकि अगर ये डायरेक्शन हम पॉजिटिव ले रहे हैं तो ये वाली नेगेटिव ले रहे हैं, मैग्नीट्यूड तो सेम ही है, ये वाली पॉजिटिव है तो नेगेटिव है, तो नेट डाइपोल मोमेंट जो है दैट इज म्यू इज इक्वल्स टू 0 इन दिस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल। बेरिलियम फ्लोराइड में जो आपका नेट डाइपोल मोमेंट है दैट इज म्यू इज इक्वल्स टू 0। हाउएवर इन केस ऑफ वाटर इट वाज नॉट इक्वल्स टू 0। नो वन विल आस्क यू द मैग्नीट्यूड, कोई आपसे मैग्नीट्यूड नहीं पूछेगा कि कितना मैग्नीट्यूड है, बट वाटर के केस में द मैग्नीट्यूड इज नॉट इक्वल्स टू 0 बिकॉज द रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट इज गोइंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन। क्लियर हो गया आपको ये? ठीक है, दूसरा एग्जांपल, दूसरा एग्जाम्पल है आपका BF3। मैं यहां बना रही हूं BF3। BF3 का केस लेते हैं। BF3 में आपको क्या है, बोरोन है, फ्लोरीन है, फ्लोरीन, फ्लोरीन। ठीक है, बोरोन और फ्लोरीन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, आप सब लोगों को पता है। तो व्हाट विल हैपन, ये जो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होगी दैट विल बी फ्रॉम दिस टू दिस। बोरोन से फ्लोरीन की तरफ होगी बिकॉज पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती है, इसमें इस डायरेक्शन में होगी, बोरोन से फ्लोरीन की तरफ। इन दोनों का जो नेट रिजल्टेंट आएगा दैट विल कम इन दिस पर्टिकुलर डायरेक्शन, वो इस डायरेक्शन में आएगा। बोरोन से फ्लोरीन और ये वाला जो ये वाला आपका ऊपर की तरफ जाएगा। तो आप देख रहे हो इन दोनों का रिजल्टेंट नीचे की तरफ है और इसका बोरोन और फ्लोरीन का जो डाइपोल मोमेंट है ऊपर की तरफ है, इक्वल और ऑपोजिट है। तो नेट डाइपोल मोमेंट किसके इक्वल होगा, 0 के। म्यू इज इक्वल्स टू 0 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, म्यू किसके इक्वल होगा इस पर्टिकुलर केस में, 0 के इक्वल होगा, म्यू इज इक्वल्स टू 0। क्लियर हो गया ये? क्लियर हुआ BF3 का? ये क्वेश्चन बहुत आते हैं। तो सिर्फ आप देख रहे हो कि पूरे मॉलिक्यूल में कोई नेट डाइपोल मोमेंट नहीं है। इस वाले केस में पूरे मॉलिक्यूल में कोई नेट डाइपोल मोमेंट नहीं है, बट इंडिविजुअल बॉन्ड्स में डाइपोल मोमेंट है। इंडिविजुअल बॉन्ड्स में तो डाइपोल मोमेंट है, बोरोन और फ्लोरीन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस होने की वजह से इंडिविजुअल बॉन्ड्स में डाइपोल मोमेंट है, बट देयर इज नो नेट डाइपोल मोमेंट ऑन दिस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल है जैसे आपका अमोनिया, अमोनिया एंड NH3, अमोनिया एंड NF3। अगर अमोनिया की बात करें, अमोनिया का केस लेते हैं, अमोनिया दैट इज NH3, NH3 और इसके पास क्या होता है, यहाँ पे लोन पेयर होता है। ठीक है, और हम दूसरा केस ले रहे हैं किसका, NF3 का, NF3। ठीक है, अब इनमें डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन देखते हैं। नाइट्रोजन और नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बीच में डिफरेंस होने की वजह से द डाइपोल मोमेंट विल पॉइंट इन दिस पर्टिकुलर डायरेक्शन। इसमें भी इसका डाइपोल मोमेंट ऊपर की तरफ होगा। इन दोनों का नेट रिजल्टेंट ऊपर की तरफ होगा, इन दोनों का नेट रिजल्टेंट ऊपर की तरफ होगा, और नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में भी इन दोनों का रिजल्टेंट ऊपर की तरफ होगा। ठीक है, तो आप देख रहे हो ये जो डाइपोल मोमेंट है ये सम अप हो रहा है। ठीक है, अब अगर मैं NF3 की बात करूं तो फ्लोरीन बीइंग द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, फ्लोरीन क्या है आपका ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है नाइट्रोजन से, तो नीचे की डायरेक्शन में होगा, यहाँ पे फ्लोरीन नीचे की डायरेक्शन में होगा, इन दोनों का रिजल्टेंट नीचे की डायरेक्शन में होगा। और नाइट्रोजन और फ्लोरीन इन दोनों का रिजल्टेंट भी क्या होगा, नीचे की डायरेक्शन में होगा। तो इन दोनों का भी क्या हो रहा है, सम अप हो रहा है। लेकिन जो अमोनिया में डाइपोल मोमेंट होता है NH3 में जो म्यू होता है दैट इज ग्रेटर देन द डाइपोल मोमेंट इन NF3। जो म्यू अमोनिया का होता है दैट इज मच ग्रेटर देन द म्यू ऑफ NF3। हालांकि इन दोनों की सेम शेप है। ठीक है, इसमें भी लोन पेयर इस डायरेक्शन में है, इसमें लोन पेयर इस डायरेक्शन में है, और इसमें भी लोन पेयर इसी डायरेक्शन में है। लेकिन क्यों ज्यादा होता है अमोनिया का आपका डाइपोल मोमेंट और क्यों NF3 का कम होता है, बिकॉज इसमें जो रिजल्टेंट जा रहा है दैट इज इन द डायरेक्शन ऑफ द लोन पेयर, वो लोन पेयर की डायरेक्शन में, इसका रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में था, दोनों का सम अप हो गया इस डायरेक्शन में था, तो रिजल्टेंट
जो लोन पेयर था वो भी इसी डायरेक्शन में था, जिससे इसका इफेक्ट क्या हो जाता है, डाइपोल मोमेंट का इफेक्ट बढ़ जाता है। हाउएवर इन केस ऑफ NF3 के केस में जो आपका डाइपोल मोमेंट है, रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट इज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, और जो आपका लोन पेयर है वो दैट इज इन द अपवर्ड डायरेक्शन। दीज टू आर इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में, जिससे इसका डाइपोल मोमेंट क्या हो जाता है, कम हो जाता है। यही रीजन है कि अमोनिया का डाइपोल मोमेंट ज्यादा होता है NF3 से। क्लियर हो गया? तो अभी हमने इस पर्टिकुलर टॉपिक में क्या देखा कि किसी भी कोवेलेंट बॉन्ड में भी आयनिक कैरेक्टर होता है। क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, देयर इज सम पोलैरिटी। अब हमें नेक्स्ट क्या देखना है? अब हमें नेक्स्ट देखना है कि किसी भी आयनिक बॉन्ड में भी कोवेलेंट कैरेक्टर होता है, एंड दैट इज गिवन बाय फजान्स रूल। आप इसे नोट कीजिए, आई विल एक्सप्लेन यू द फजान्स रूल।